एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ASP क्लासेस में। मैं अविनाश आप सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका दोस्त बनकर, आपका भाई बनकर, आपका टीचर बनकर, आप जिस रूप में मुझे याद करो मैं उस रूप में आपके सामने आता रहूँगा। मैं अपने प्रॉमिसेस निभाता रहूँगा। और पिछले कुछ वीडियोज़ में मैं लगातार प्रॉमिस करता आ रहा था कि हिस्ट्री की क्लासेस आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ स्पेशल टॉपिक लेकर के आपके बीच आऊँगा, जिसका संबंध हिस्ट्री से तो है ही, उसका संबंध ज्योग्राफी से भी है, उसका संबंध बायोलॉजी यानी जियोलॉजी से भी है। तो हम लोग उस हर एक स्पेशल टॉपिक को आज एंजॉय करने वाले हैं। और हमेशा की तरह मुझे आपकी वो प्यारी सी स्माइल वाली गिफ्ट चाहिए, एक प्यारी सी स्माइल, और उसके साथ ही ये क्लास शुरू करूँगा। बउआ, पढ़ाई के साथ दोस्ती करना सीखना चाहिए। कल के डेट में हम कितना सक्सेस होंगे नहीं होंगे वो हमारे नॉलेज पर निर्भर करता है। हम कितने नॉलेजेबल हैं और कितने सीखने की इच्छा रखते हैं, इसी पर हमारी पूरी करियर निर्भर करने वाली है। तो बउआ, हज़ारों दोस्त बनाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि एक ऐसा दोस्त बनाना जो उस वक्त आपका साथ दे जब हज़ारों आपके खिलाफ हो। तो मुझे लगता है कि ये पढ़ाई, ये बुक्स, ये नॉलेज हमेशा आपके साथ होंगे जब हज़ारों व्यक्ति आपके खिलाफ होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा मैं लंबा इधर उधर नहीं खींचूंगा, सीधे ऑन द पॉइंट आता हूँ। क्योंकि कल भी परसों मैंने लाइव क्लास में, आपके प्रीमियर क्लास वीडियो में, मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी करंट चेंजेस के ऊपर बात किया था, जो अभी हाल फिलहाल में चेंजेस हुए हैं। CET के विषय में बात किया था। बउआ, वो सब तो अपनी जगह पर है, वो तो जानकारी की बात है। फिर भी कुछ अपडेट आएगा, कुछ नए सिलेबस के ऊपर बात आएगा, तो मैं फिर से उस जानकारी को लेकर आता रहूँगा। आज हम लोग एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ इस डिस्कशन। एक तरह से मैं तो क्लासरूम कहूँगा ही नहीं, मैं हमेशा डिस्कशन ही बोलना चाहता हूँ, ताकि मैं आपसे अपने दिल की बात कहूँ। आपके मन में कोई बात आए कि सर इससे रिलेटेड मुझे ये बात जाननी है, आप कमेंट बॉक्स में डालो। मैं ये भी नहीं कहने वाला अब कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपको इस चैनल से बेनिफिट होता है देन आपका हाथ अपने आप सब्सक्राइब बटन पर चला जाएगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। और आप लोगों का प्यार बना रहे, तो इसी उम्मीद के साथ, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की क्लास शुरू करता हूं। बउआ, आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। मैं कभी कभी स्टूडेंट इसके बारे में सोचते हैं कि ये बहुत बोरिंग होगा, याद करने में कठिनाई होगी। देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसको एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में बताने का। अगर वीडियो कुछ थोड़ा बहुत लंबा हो जाए प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि मैं बीच में यदि छोड़ूं तो आपको फिर से दोबारा समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करूं। अगर इस तरह से कवर करूं कि ज्योग्राफी के लिए भी आपको अलग से पढ़ना ना पड़े और हिस्ट्री के लिए भी आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। मैं कोशिश करूँगा ओवरऑल एक जगह पर आपको मैनेज कर दूँ। बउआ, सबसे पहले तो टॉपिक का नाम ले लूँ कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। बउआ, मैं आपसे पूछूं कि आपका इतिहास क्या है, तो आपका जन्म, आपका जो ऑरिजिन हुआ इस अर्थ पर, आप जब आए तब से लेकर के आज तक आप अपनी पूरी कहानी बता सकते हो। कभी आप छोटे थे, फिर आप बड़े हुए और बड़े हुए, कभी कुछ अच्छा हुआ तो वो बातें याद होंगी, कभी आपके साथ बुरा हुआ तो वो बातें याद होंगी। मतलब आप अपने फिजिकल चेंज के ऊपर बात करोगे, आपके मेंटली, आपके दिमाग के अंदर क्या चेंजेस आए वो बात करोगे। पहले बचपन में कुछ भी बुद्धि नहीं था, फिर धीरे धीरे बुद्धि आई, फिर जाकर के आप स्किल्ड हो गए। आप फिर कभी कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई स्टूडेंट बन करके आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। तो आपके लाइफ में अलग अलग स्टेजेस होंगे। तो मैं आपको बोलूं कि आपका बचपन, तो आप बोलो कि शुरुआत के 3 साल तो मैं बचपन में था। मैं आपको बोलूं कि आपका जो स्कूलिंग हुआ होगा, तो आप बोलोगे नहीं 5 साल से लेकर के मैं 10 साल तक, तो 5 साल से लेकर के 14 साल तक तो मैं स्कूल में था। तो आपके लाइफ की एक अलग अलग स्टेज होगी, जिसको आप साल में बता देते हो कि हाँ मेरी उम्र टोटल इतनी हुई है, जिसमें से इतने साल इस स्टेज में था, इतने साल इस स्टेज में था, इस समय मेरे शरीर में ये बदलाव हुए थे, इस समय मेरी पढ़ाई में ये बदलाव हुआ था, ये मेरे मानसिक रूप से ये चेंजेस आए थे, तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपके लाइफ की स्टेजेस होंगी। तो हर चीज़ ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, यूनिवर्स टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको बहुत, कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हर चीज़ कभी ना कभी बना है। तो बउआ, आज की क्लास में मैं इंट्रोडक्शन रखूंगा
और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करूँ। अगर कुछ रह जाता है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है, तो मैं इसका क्लास 2 भी ऑर्गेनाइज करूँगा, कोशिश करूँगा आज के ही दिन दोनों वीडियो। अगर नहीं कर पाया तो कोशिश करूँगा अगले प्रीमियर वीडियो में डेफिनेटली आपके सामने लाऊं। बुआ, इसको जितनी जल्दी हो सके मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे। प्यारी सी स्माइल बुआ। बुआ, सबसे पहले तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जैसे कि हमारे ज़िंदगी में हमारे शरीर के लिए, हमारे लाइफ के लिए जो अलग अलग स्टेजेस हैं, उसी तरह से हमारी धरती का जब जन्म हुआ होगा उसके साथ भी अलग अलग स्टेजेस हुए होंगे। जब ये पहली बार बना था, आपने ज्योग्राफी में भी जरूर सुना होगा कि पृथ्वी एकदम बहुत धधकते आग गोले जैसा था, चारों तरफ ज्वालामुखी और मतलब लावा बिखरे पड़े थे और आकाश से लगातार उल्कापिंडों की बम्बार्डिंग हो रही थी। ऐसा आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी ज्योग्राफी की क्लास में डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। बुआ, जब वो स्थिति होगी तो धरती जीने योग्य तो डेफिनेटली नहीं होगी। फिर कभी एक ऐसा स्टेज आया होगा कि फिर उसमें जीवन जीने योग्य सारी परिस्थितियां पैदा हुई होंगी। फिर एक ऐसी स्थिति आई होगी कि जब पहली बार कोई जीवन आया होगा, छोटे छोटे जीवों से, पानी में आया था कि स्थल पे आया था, कहीं ना कहीं तो आया था। फिर वो धीरे धीरे करके पूरे धरती पर फैला। फिर वो छोटे जीवों से बड़े जीव में कन्वर्ट हुए। हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग लाइफ साइकिल जो बना, किस तरह के जीव धरती पर आए, अभी भी हैं कि चले गए, कब आए कब गए, इन सब स्टेजेस को मिला करके ही हमारा बनेगा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास और पृथ्वी पर जीवन का इतिहास। तो आज हम लोग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के ऊपर बात करेंगे और अगले क्लासेस में हम लोग इसे पृथ्वी पर आने वाले जीवन के लगातार इतिहास के क्रम को समझेंगे। इससे पहले कि हम लोग ये क्रम को समझें, हम लोग ये समझते हैं कि क्या इसे हम सालों में व्यक्त करेंगे। तो हमारे साल मतलब ईयर। तो बहुआ, हम लोग ये समझते हैं कि पृथ्वी का जब जन्म हुआ, पृथ्वी का जो जन्म हुआ तब से लेकर के आज तक पृथ्वी की उम्र कितनी आंकी गई है। तो सवाल ये उठता है कितनी आंकी गई है बुआ? तो 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष मतलब पृथ्वी को जन्म लिए हुए अब तक 4.6 अरब साल बीत चुके हैं। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारी धरती आई थी, इसका जन्म हुआ था। अब दूसरा सवाल उठता है कि हमें कैसे पता कि धरती 4.6 अरब साल पहले आई थी। इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो पहली बात, वो हर चीज समझते हैं, मैं रटने वाली चीजों में बिलीव नहीं करता, तो फिर से मैं कहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो 4.6 अरब साल पहले धरती यदि आई थी तो हमको जानने के कि ये 4.6 बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए गए। उसमें से कुछ मेथड्स के नाम मैंने लिखे हैं, मैं इसके ऊपर 2-2 मिनट बता देता हूं कि ये क्या चीज है। इसके जानने के बहुत सारे तरीके हैं। तरीका नंबर 1, पृथ्वी के शीतलन की दर, मींस रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी किस दर से हर वर्ष ठंडी होती आ रही है। इसके हिसाब से एक अनुमानित आयु तो पता की जा सकती है बुआ, लेकिन इसके साथ समस्या क्या आई कि पृथ्वी का शीतलन का दर यानी कूलिंग रेट हमेशा एक जैसा नहीं रहा होगा। जब शुरुआत में सन हो सकता है बना हो, उस समय उसकी हीट एनर्जी ज़्यादा हो, धरती पर ज़्यादा गर्मी आ रही हो, धरती ज़्यादा गर्म रही हो, फिर धीरे धीरे सन हम लोग जानते हैं कि लगातार हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते जा रहा है, तो अगर हो सकता है उसकी हीट कम हुई हो तो पृथ्वी की शीतलन दर कमी होगी। हम लोग ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर कभी बर्फ जमा हुआ था, मतलब शीत युग था, हिम युग था, तो अगर ऐसा था तो उस समय पृथ्वी पर और ज्यादा तेजी से ठंडा हुआ होगा। किसी समय आग धधकते आग का गोला था तो उस समय उसके ठंडा होने की रेट कम होगी। मतलब इससे एक्यूरेट आइडिया नहीं लगाया जा सकता था। शुरुआती दौर में कोशिश की गई लेकिन इससे एक्यूरेट आइडिया लगना संभव नहीं रहा। तो फिर बात आई दूसरे प्रोसेसेस की। तो फिर इंसानों ने सोचा कि महासागरों की लवणता यानी कि सैलिनिटी ऑफ द ओशन, मतलब सागर का पानी तो खारा होता है, आप सब लोग भी जानते हो कि वो नमकीन होता है।
तो हम लोगों ने ये सोचा कि इसके खारे होने का रेट अगर हमें पता चल जाए तो हम सब लोग आसानी से कह सकते हैं कि भाई अगर इतने साल बीतने के बाद ये अगर इतना खारा हुआ है तो मतलब धरती कितने दिन पहले आई होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब धरती शुरुआत में आग का गोला थी तो वहां पानी कहां था। तो इस शीतलन के दर से हम लोग जब से पानी आया मोटा मोटी वो भी अप्रॉक्स ही आइडिया लगा सकते हैं, चलो ठीक है। लेकिन जब धरती पर पानी था ही नहीं तो यानी कि महासागर अवेलेबल ही नहीं थे, तो उस समय ये शीतलन तो हुआ ही नहीं हुआ होगा, सॉरी लवणता तो आई नहीं होगी। तो इस हिसाब से इस हिसाब से हमारा आयु कैलकुलेट करना गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इस विधि को भी छोड़ दिया गया। अब आ जाते हैं तीसरी वाली। कहोगे सर ये बड़ा मजेदार है, जीवाश्मों की आयु निकाल लो, मतलब एज ऑफ फॉसिल्स निकाल लो, और इसके लिए बहुत सुंदर मेथड भी है सर, वैज्ञानिक तरीका है सर, कार्बन डेटिंग C14 पद्धति वाली, उसे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि धरती जब बनी थी बउआ, उस वक्त तो जीवन ही नहीं था, और जब जीवन ही नहीं था तो कार्बन डेटिंग से तो जब जीव आए होंगे उस समय के बाद का ना पता चलेगा। उस समय से पहले धरती पर जो प्रोसेसेस हुए, धरती बनी, कैसे ठंडी हुई, उसके क्या क्या स्टेजेस हुए, ये तो पता ही नहीं चलेगा। धरती कब बनी तो डेफिनेटली पता नहीं चलने वाला, मतलब ये आइडिया भी फेल हो गया। चलो हम लोग चौथे आइडिया पर आते हैं, ये है अवसादीकरण की दर। अगर आप इंग्लिश में बात करो तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, अवसाद मतलब परत दर परत जमा होना। बुआ ये एक मजेदार मेथड हो सकता था। अब मजेदार मेथड हो सकता था मैंने क्यों कहा, वो इसलिए कि अवसाद के जमने की जो दर अभी के डेट में वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया हुआ है 1.67 मिलीमीटर पर ईयर। कितना किया है बुआ? 1.67 मिलीमीटर प्रति वर्ष, मतलब हर वर्ष अवसाद के जमने की दर है 1.67 मिलीमीटर पर ईयर। अवसाद हर साल जमता है, लेकिन बउआ इस धरती पर कई बार बहुत सारी मौसमी घटनाएं, मौसमी बदलाव, कभी उल्का पिंड टकराया, कभी कुछ हुआ, कभी तूफान आया, कभी आइस एज आया, तो इस दौरान क्या हुआ, क्या वो अवसाद के परत सलामत रहे होंगे? बिल्कुल नहीं रहे होंगे। यानी कि इनके अवसादीकरण की दर भी कभी कांस्टेंट नहीं रही होगी। कभी मौसमी बदलाव तेजी से हुआ होगा, कभी हल्के से हुआ होगा, कभी बहुत एकाएक हो गया होगा, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, कुछ प्राकृतिक घटनाएं घट गई होंगी, जिस वजह से अवसादीकरण की दर को भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कहा जा सकता किसका, अर्थ का एज निकालने में। तब बात आती है कि हम लोग इस पांचवें वाले मुद्दे पर बात कर लें। तो बुआ डेफिनेटली हम लोग इस पांचवें मुद्दे पर बात कर लें। इस मुद्दे की बात सबसे पहली बार 1904 में रदरफोर्ड ने किया था। अब ये नाम तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में डेफिनेटली सुना होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। अगर नहीं सुना है तो बुआ साइंस चैप्टर में मैं तो सुनाने वाला हूं, लेकिन फिर भी अगर आपने रदरफोर्ड का नाम सुना होगा तो ये भी याद आ गया होगा। अगर आप में से किसी ने 9th 10th में भी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली याद होगा कि न्यूक्लियस आया था कभी, न्यूक्लियस का पता चला था कभी, कभी परमाणु के अंदर एक नाभिक होगा इस बात का पता चला था, वो इन्होंने ही बताया था। तो बउआ रदरफोर्ड, इनके और बहुत सारी उपलब्धि हैं, हम लोग बात करने लगेंगे तो लंबा टाइम चला जाएगा, तो हम लोग सीधे बात करते हैं। 1904 रदरफोर्ड ने क्या कहा? इन्होंने कहा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं बउआ? जिससे अल्फा बीटा गामा जैसे किरणें स्वतंत्र रूप से अपने आप निकलती रहती हैं। बउआ रेडियोमेट्रिक डेटिंग पद्धति में इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रयोग करके पता लगाने की कोशिश की गई, और अभी के डेट में इसी मेथड को मान्यता भी दी गई है। तो बउआ हम लोग कौन से मेथड से जानते हैं बउआ? तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग पद्धति से ही जानते हैं। तो बउआ इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यूरेनियम, सॉरी मैं मार्कर बदल लेता हूं, इन्होंने कहा यूरेनियम, इन्होंने कहा थोरियम, ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनकी समय के साथ अल्फा बीटा गामा रे निकलने के कारण इनकी अर्ध आयु होती है। केमिस्ट्री में अर्ध आयु यानी कि
हाफ लाइफ आपको पता करने के लिए, इसकी आधी जीवन, मतलब कोई ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद अपना आधा रह जाता है और धीरे धीरे अल्फा बीटा गामा तब तक इससे निकलते रहते हैं जब तक कि ये फाइनली लेड यानी कि शीशा में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब ये कि यूरेनियम या थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम समय के साथ कन्वर्ट होते होते अंतिम में किस में बदल जाते हैं बउआ? शीशा। तो इनका एक कन्वर्जन का फिक्स रेट होता है और धरती के गर्भ में पाए जाने वाले इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अर्ध आयु काल के आधार पर ही रेडियोमेट्रिक डेटिंग पद्धति से पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी निकाली गई है बुआ? 4.6 अरब वर्ष निकाली गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। वो आज की क्लास एकदम बेसिक लेने वाला हूं, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करने वाला। बड़ी बड़ी बात करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि मौका नहीं आने वाला, बिल्कुल आने वाला है। आज छोटी छोटी बात करते हैं, कल बड़ी बड़ी बात करेंगे और परसों उससे भी बड़ी बात करेंगे। ठीक है भाई। तो अभी हम लोग ये समझ गए कि किन किन मेथड को ट्राई किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ हमने अभी जस्ट कहा सर, आपने भी कहा सर कि सर हमारी एज तो वर्षों में निकाल लेंगे, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग क्या करने वाले हैं? तो पहले तो ये जान लो कि 1 मिलियन क्या होता है। 1 मिलियन बराबर, अब जब भी मैं 1 मिलियन बोलूंगा, 1 मिलियन बोलूंगा बुआ, तो आपको 10 लाख समझना है। वैसे मिलेनियर मतलब करोड़पति होता है यार, लेकिन करोड़ मत समझ लेना। 1 मिलियन में 10 लाख होंगे। और अगर 1 बिलियन बोला जाए बुआ, तब 1 बिलियन बोला जाए तब 1 अरब होता है। 1 बिलियन बोला जाए तो उसका मतलब क्या होता है बुआ? 1 अरब होता है, 1 अरब। चलो बो, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 1 मिलियन, 10 लाख, 1 बिलियन, 1 अरब, ये सब देखने के बाद सीधे आ जाते हैं कि सर आपने कहा कि एज, हमारी एज 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 60 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल यही हो सकती है ना। लेकिन अर्थ की आयु जो है 4.6 अरब वर्ष है, तो क्या इसे हमेशा अरबों में व्यक्त करेंगे? वो ये एक लंबा लंबा पीरियड है। इसके लिए पहली बात तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या करने की जो कोशिश हुई थी उसके बारे में जानते हैं। बउआ मैं आपको इनका नाम बताता हूं, ये फ्रांसीसी थे, इनका नाम था कास्ते द बफन। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये घोषणा यानी कि ये व्याख्या उन्होंने पहली बार कब करने की कोशिश की थी। मतलब पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास यानी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अर्थ की गणना करने का सबसे पहला प्रयास कास्ते द बफन ने कब किया था। हालांकि गूगल का जमाना है, हम सब लोग आसानी से सर्च कर लेते हैं, लेकिन बउआ फिर भी कोशिश करना किताबों में ढूंढने का। उससे क्या होगा कि वो एक चीज मिले ना मिले, लेकिन उसके बहाने आपको 10 एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी और आपको याद भी रहेंगी। तो आशा करता हूं मेरी बात को समझे। कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा, आपके उत्तर का हमेशा इंतजार करता हूं। तो वो ज्यादा देर नहीं करूंगा, तो फिर स्टार्ट करते हैं कि व्याख्या करने का जो पहला प्रयास था वो किसने किया था बुआ? कास्ते द बफन। मैं आगे से हट जाता हूं, यदि आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बुआ मैं इसको मिटाने वाला हूं और जो आगे बात करूंगा उसको और ध्यान से सुनिएगा। बउआ हमेशा ये याद रखो कि आपके सामने जो चीजें आ रही हैं उसको अच्छे से समझना। जब आप अच्छे से समझ जाते हो ना तो फिर आपको रटना नहीं पड़ता उसको। इसलिए प्रीमियर वीडियो में हमेशा कोशिश करता हूं कि आप सब लोग लाइव इसको देखो, समझो, अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालो ताकि अगले वीडियो में मैं उसको डेफिनेटली कंसीडर करूं। बउआ मैं जो बात करने वाला हूं अगला कि पृथ्वी का स्टेज का कैलेंडर कैसा होगा, उसको हम लोग कहेंगे भौगोलिक कैलेंडर। उसे क्या कहेंगे बउआ? भौगोलिक कैलेंडर। भौगोलिक कैलेंडर। वो मैं थोड़ा लिखने में जो टाइम ले लूं उससे क्या होगा कि आपके दिमाग पर एक एक चीज छपती चली जाएगी। मैं अगर लिखा हुआ यहां पर डाल दूं तो शायद वो चीज आपके दिमाग पे छपने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा लिख लिख के करूंगा, प्लीज डोंट माइंड। तो भौगोलिक कैलेंडर, भौगोलिक कैलेंडर मतलब जियोलॉजिकल कैलेंडर। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं,
ऑफ अर्थ, जियोलॉजिकल कैलेंडर ऑफ अर्थ। कास्ते द बफन ने जियोलॉजिकल कैलेंडर बनाने के व्याख्या करते वक्त मूल रूप से 3 मापदंडों का इस्तेमाल किया। पहला, जैसे हम लोग वर्ष इस्तेमाल करते हैं, मैं बोल देता हूं एक वर्ष, उसमें महीने होते हैं, उसमें सप्ताह होते हैं। तो वह इन्होंने इस्तेमाल किया भौगोलिक कैलेंडर में। पहले तो इन्होंने कहा महाकल्प, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां, महाकल्प, जिसके वो अंग्रेजी में इन्होंने एरा कहा। बोला कि पृथ्वी पर अलग अलग महाकल्प यानी एरा गुजरे होंगे। वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों याद रखना, एग्जाम में दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी एरा लिख देता है तो कभी महाकल्प लिख देगा, कभी कल्प भी लिख देता है। तो वो महाकल्प पहला बोला, इस महाकल्प के अंदर में कई सारे युग होंगे। इन्होंने क्या कहा? बहुत सारे युग होंगे। और इस युग को अंग्रेजी में कहा गया एपॉक, EPOCH, एपॉक कहा गया। और फिर बोला गया जो युग होंगे उसके अंदर में क्या होंगे? तो बहुत सारे शक होंगे, जिसे अंग्रेजी में कहा गया पीरियड। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जैसे वर्ष, महीने और सप्ताह होंगे, उसी तरह से आप इसको महाकल्प, युग और शक समझोगे। यानी कि महाकल्प सबसे बड़ा हुआ और उसके अंदर में कई युग हो सकते हैं और युगों के अंदर में कई शक यानी कि पीरियड हो सकते हैं। तो भौगोलिक कैलेंडर में ध्यान से रख सुनना, भौगोलिक कैलेंडर में ये बंटवारा, सबसे पहले तो महाकल्पों का देख लेते हैं कि कितने महाकल्प थे। ये बंटवारा किस आधार पर किया गया और युग किस आधार पर बांटा गया, शक को किस आधार पर बांटा गया, यानी कि पीरियड्स किस आधार पर बांटे गए, हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। अभी पहले आज सिर्फ आधार की बात करेंगे और अगली क्लास में इन आधारों पर हम लोग रखेंगे कि क्या क्या हुआ था चेंजेस। तो वो आधार इसका सिंपल सा लॉजिक है कि धरती हमेशा से एक समान नहीं रही थी। धरती में एक लंबे समय के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ होगा और जब भी बदलाव हुआ होगा वहां से हम लोग एक नए महाकल्प की शुरुआत मानेंगे। तो बउआ, जैसे कि इतिहास में भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि पाषाण काल 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, फिर देखा मध्य पाषाण काल और तीसरा देखा था नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक हम लोगों ने ऐसा देखा था। लेकिन अभी हम लोग चूंकि महाकल्प पढ़ने वाले हैं तो हम लोग यहां पर देखेंगे पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। अब कहोगे सर ये तो शुद्ध हिंदी हो गया, किताबों में तो हिंदी में नाम लिखा हुआ मिलेगा भी नहीं, इसलिए इसके इंग्लिश नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हिंदी के नाम में तो बहुत जगह पर अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करके और कंफ्यूज कर दिया है। तो बउआ, पुराजीवी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे इसको पैलियो, मैं लिख देता हूं PALAEOZOIC, पैलियोजोइक। जैसे इतिहास में हम लोगों ने देखा था पैलियोलिथिक, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पैलियोजोइक। उसमें पढ़ा था मेसोलिथिक, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेसोजोइक, MESOZOIC, मेसोजोइक। और फिर तीसरा वाला बउआ है नवजीवी। नवजीवी को हम लोग क्या पढ़ेंगे बउआ? जैसे उसमें नियोलिथिक था तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या बोलने वाले हैं? नियोजोइक, NEOZOIC, नियोजोइक। बउआ क्या सर आप बोलोगे कि सर इतने 3 ही थे? नहीं बउआ, कुल धरती पर अब तक 5 महाकल्प जोड़े मतलब आ चुके हैं। तो बउआ हम लोग एक और बाद में और एक पहले जोड़ लेंगे। अब बउआ पुराजीवी, मध्यजीवी, नवजीवी नाम ही क्यों पड़ा, इसके ऊपर भी 2 मिनट में बात करूंगा। तो भाई बउआ सबसे पहला जो नाम होगा वो होगा आद्य महाकल्प।
आद्य मतलब शुरुआत का, प्रारंभ का, जहां से ओरिजिन हुआ होगा। आद्य यानी सबसे आद्य देवता यानी सबसे पहले के देवता। तो आद्य को अंग्रेजी में जैसे ये पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक से पहले का जो समय होगा उसे प्री पैलियोजोइक कहेंगे। प्री पैलियोजोइक, PALAEO, प्री पैलियोजोइक। तो ये आद्य हो गया। अब नवजीवी के बाद जो लास्ट वाला होगा उसे हम लोग सॉरी ये इसको कहते हैं सेनोजोइक, आई एम सॉरी, इसको कहेंगे सेनोजोइक, और इसको कहेंगे नूतन महाकल्प। बहुआ आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प और नूतन महाकल्प। नूतन महाकल्प इसे हम लोग नियोजोइक कहेंगे। अब फिर से एक बार रिपीट कर दूं, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। बुआ हम लोग जो इतिहास में पढ़ते थे नियोजोइक, वो सबसे बाद वाला नूतन महाकल्प के नाम से जाना जाएगा। बुआ अब आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आद्य महाकल्प, पुराजीवी, मध्यजीवी, ये नाम ही क्यों रखा गया? नाम ही है पुराजीवी, यानी कि ऐसा काल जहां पर सबसे प्राचीनतम जीव आए होंगे। ध्यान से सुनना, ऐसा काल जहां पर सबसे प्राचीनतम जीव आए होंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे बउआ? उसे हम लोग बोलेंगे पैलियोजोइक, यानी कि सबसे प्राचीनतम जीव वाला काल। मेरे साथ मैं बउआ अगर बोलता हूं कि बोलने के लिए तो कम से कम धीरे धीरे ऐसा ही बोलना। ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा सामने से बच्चों के मुंह से आवाज सुनने की आदत है, तो मुझे लगता है कि कोई बोले, तो बउआ माइंड मत करना, मेरे साथ बोलना। फिर आ जाते हैं मध्यजीवी, मतलब जब जीवों के विकास का क्रम बड़ा होगा तब बीच में जो जीव आए होंगे उनको मध्यजीवी कहा गया होगा, और फिर बाद में जो जीव आए होंगे सबसे अंतिम चरण में जिनका ही क्रमिक विकास हुआ होकर के आज वाले जीव बने होंगे तो उनको नवजीवी कहा गया। नूतन मतलब आजकल वाले। तो बउआ अब जीवन के विकास के आधार पर इनका नामकरण कर दिया गया। और कितने महाकल्प बन गए बउआ? तो अब हम लोग कह सकते हैं महाकल्पों की संख्या कुल कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। बउआ अब हम लोग एक चीज और सोचते हैं कि जैसा हमने कहा कि साल के अंदर में महीने होते हैं और महीने में कुल 12 महीने फिक्स होते हैं, तो क्या महाकल्प के अंदर युग फिक्स है? जी नहीं बुआ, ना ही युग फिक्स है ना ही उसके अंदर का पीरियड यानी कि शक फिक्स है। क्या होता है बुआ? जो पहला वाला महाकल्प होगा उसमें कोई भी युग नहीं होगा। फिर से बोलता हूं, जो पहला वाला महाकल्प होगा उसमें कोई भी युग नहीं होगा, मतलब नो एपॉक, मतलब कोई भी एपॉक नहीं होगा। अब सवाल उठता है क्यों नहीं होगा? बुआ युगों की गणना जो की गई है पृथ्वी पर आने वाले जीवन के क्रम के हिसाब से की गई है, यानी कि जब तक पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं तब तक पृथ्वी पर कोई युग नहीं माना गया है। अब बुआ जीवन पहली बार हम लोग नाम से ही है कि पुराजीवी दिख रहा है, यानी प्राचीनतम जीव आए हैं, तो हम लोगों का प्राथमिक युग यानी प्राइमरी एपॉक जो होगा वो कौन सा होगा बउआ? तो पुराजीवी होगा। तो हम लोग इसका नाम हम रख सकते हैं, इसमें एक युग होगा और उस युग का नाम क्या होगा बउआ? उसका नाम होगा प्राथमिक युग। अब बाइलिंगुअल बोलना है मुझे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भी पढ़ते हैं और मैंने पहले ही कहा है कि एग्जाम में दोनों आपको जानना जरूरी होगा। अब वह प्राथमिक युग है तो इसका नाम प्राइमरी होगा, तो मैं इसको इंग्लिश में वो भी लिख देता हूं, PRIMARY, प्राइमरी एपॉक। अब मध्यजीवी आएगा, इसे ही द्वितीयक, इसमें भी एक युग होगा और इसे द्वितीयक, इसे क्या कहा गया बुआ? द्वितीयक युग। अब जाहिर सी बात है द्वितीयक है तो ये सेकेंडरी होगा, तो हम लोग यहां पर हम लिखते हैं सेकेंडरी।
सेकेंडरी एपॉक, एपॉक भी लिख देता हूं। वो मेरे स्लो मोशन में लिखने से ज्यादा दिमाग पे छपेगा, इसलिए सारे युगों के नाम अभी लिख देता हूं, फिर एक वीडियो अगली क्लास में डिटेल एनालिसिस के साथ। तो बुआ अगला नवजीवी। अब नवजीवी क्या होगा, तो ये इसमें भी एक युग होगा और इस एक युग का नाम होगा तृतीयक युग, और इसे टर्शियरी कहा गया होगा, TERTIARY, टर्शियरी एपॉक। और चौथा है वो है नियोजोइक। इसको हम लोग, इसमें भी एक युग होगा और उस एक युग को हम लोग क्या नाम से जानेंगे, चतुर्थक युग। अब जाहिर सी बात है इसका भी इंग्लिश नाम होगा, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम है, एडजस्ट कर लेना बुआ। इसका नाम होगा क्वाडनरी, QUADNARY। मैंने थोड़ा हटा के लिखा है, आप लोग माइंड मत करना, देख लेना अच्छे से। क्वाडनरी लिखा है, क्वाडनरी एपॉक। तो इस तरह से आपके कुल 4 युगों की बात की गई है, 5 एरा और 4 युग। इन 4 युगों में अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से क्या बांटा गया बुआ, तो अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से बांटा गया है पीरियड्स। मतलब जब कभी एक कोशिकीय जीव आए होंगे, कभी उनका राज चलता होगा, फिर एक कोशिकीय जीव और प्रोटोजोआ से बहुकोशिकीय जीव बने होंगे। बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर। फिर एक हर स्टेज का एक अलग नाम होगा, उसे पीरियड के नाम से जाना जाएगा। तो बुआ अगली क्लास में हम लोग, अगली क्लास मतलब मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा आप लोगों के बुलाने पर। ये वही कहता हूं कि यदि आपने बुलाया है तो जाएंगे कहाँ, यदि आपने बुलाया है तो जाएंगे कहाँ, एक यही आशियाना है, बस आएंगे कहाँ। चलो यार शायरी हो गई यार ऐसे मजाक कर रहा हूँ यार। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही अगली वीडियो, अगली टॉपिक पीरियड के ऊपर बात करते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी बुआ, मैं लंबा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा आज, क्योंकि फिर लगातार लंबी क्लास होगी तो फिर आप बोर हो जाओगे, चीज़ें याद नहीं रहेंगी और अगली क्लास का इंतज़ार कैसे करोगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और जय हिंद मेरे दोस्तों।